हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल, टाइप्स ऑफ सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। बिफोर बिगिनिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए अब चलते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। So basically cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life processes। मतलब कि हमारी पूरी जो लाइफ है वो किस पर डिपेंडेंट है, एक सेल के ऊपर डिपेंड है। सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट जो है लाइफ की, दैट इज़ अ सेल। These are the structural, functional and biological units of all the living beings. A cell can replicate itself independently and hence they are known as the building blocks of our life. Now a cell has the capacity to replicate itself, मतलब कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे से तीसरा। इसी वजह से जो है सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। Now each cell contains a fluid called the cytoplasm which is enclosed by a membrane. ऑल्सो साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारी जो है बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक जो साइटोप्लाज्म है वो एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। Fine. Discovery of cell. So who discovered the cell? The cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke observed a piece of bottle cork under a compound microscope and noticed minuscule structures that reminded him of small rooms. तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि जैसे ये एक प्लांट है, इसका अगर हम एक सेक्शन काट रहे हैं तो जब हम इस सेक्शन को देख रहे हैं तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे रूम्स प्रेजेंट है इस तरह से। और जब इन्होंने उन रूम्स के ऊपर स्टडी करी तो उन्होंने इन रूम्स को नाम दिया सेल्स। दीज रूम्स वर द सेल्स। नाउ रॉबर्ट हुक जो थे उनको ये लगा कि ये जो सेल्स हैं ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उनके पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी एक लिमिटेड मैग्नीफिकेशन थी। एक लिमिटेड मैग्नीफिकेशन होने की वजह से उन्हें जो सेल्स हैं वो मूव करते हुए नहीं नज़र आए और हैंस उन्होंने कंक्लूड किया कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं एंड दिस वाज इट्स लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट, एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक केम। एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक ने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। उनके पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जिसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा थी। तो उन्होंने उस सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि जो सेल्स हैं वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिलिटी की कैपेसिटी है। तो उन्होंने कहा कि जो ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं, जो ये छोटी छोटी रूम्स हैं, जो रॉबर्ट हुक कह रहा है कि छोटे छोटे रूम्स हैं, सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये अलाइव हैं, ये जिंदा हैं। और इन्होंने इनका नाम रख दिया एनिमलक्यूल्स। अब एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक के बाद रॉबर्ट फिर से आए। रॉबर्ट आए ब्राउन इस बार, रॉबर्ट ब्राउन। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो सबसे पहले 1665 में डिस्कवरी स्टार्ट की थी सेल की वो रॉबर्ट हुक ने करी थी और उस डिस्कवरी को एक फाइनल मुद्दे तक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो 1883 में फिर रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने देखा कि जो सेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि सेल किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने जो है न्यूक्लियस को भी एक्सप्लेन किया और किड्स के जो सेल्स थे उनके अंदर उनको न्यूक्लियस मिला और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया। सो इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन, अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट, प्रोवाइडेड द वेरी फर्स्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर। ही वाज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स। पहले 1665 में रॉबर्ट हुक आए। उन्होंने एक बॉटल कॉर्क से एक्सपेरिमेंट किया। उनके पास ज़्यादा अच्छे मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप नहीं था तो उन्हें जो है सेल्स तो दिखे लेकिन वो मूव करते हुए नहीं दिखे, तो उन्होंने कहा कि ये नॉन लिविंग है। फिर एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक आए, उनके पास अच्छी मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप था। उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि जो सेल्स हैं वो मूविंग हैं, तो उन्होंने उन्हें एनिमलक्यूल्स नाम दिया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1883 के अंदर और उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को ज़्यादा डीपली स्टडी किया और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन कुछ फ्यू जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। तो सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन। सेल के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिनके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब मेम्ब्रेन्स भी काफ़ी सारी टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे सेल्स हैं, ऐसी भी हो सकती हैं कुछ ऑर्गेनेलीज जिनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, या फिर ऐसी भी हो सकती है जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या फिर जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे। सो नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस होल्ड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। जो भी रिप्रोडक्शन और सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कहाँ होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। हर सेल जो है उसके पास एक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनर्जी के लिए। आपने सुना भी होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ATP कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी के ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करना, बाहर करना। इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है ये उसको लेकर ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It plays a significant role in the internal organization of the cell by synthesizing selective molecules and processing, directing and sorting them to their appropriate location. So this was the function of endoplasmic reticulum present in a cell. Now let's have a look at the structure of cell. So this is basically a cell. इसके बाहर जो है, सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर भी एक वॉल प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, सबसे आउटर पर क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इसके अब अंदर चलते हैं। सेल के जो सेंटर है उस पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोलस से सराउंडेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? DNA या फिर RNA। बेसिकली DNA RNA ही मिलेंगे। जेनेटिक मटेरियल हमें DNA या फिर RNA कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। अब न्यूक्लियस से अटैच्ड होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर और इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलेंगी? ऑर्गेनेलीज। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इस वाले स्ट्रक्चर के, न्यूक्लियस के और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ये वाला जो रीजन है इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये देखो ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, सभी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। नाउ देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, prokaryote cells and eukaryotes. First of all, we will study about prokaryotic cells. So prokaryotic cells have no nucleus. इनके अंदर nucleus absent होता है. Instead, some prokaryotes such as bacteria have a region within the cell where the genetic material is freely suspended. This region is called nucleoid. अब prokaryotic cells में हम कह रहे हैं कि nucleus जो है वो absent है। अब भाई ये बताओ कि बिना न्यूक्लियस से उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है ना जेनेटिक मटेरियल। तो जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? सो दिस जेनेटिक मटेरियल जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड मिल सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उस रीजन को जहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक cells, these are basically single-celled microorganisms. Examples: archaea, bacteria, cyanobacteria. The cell size ranges from 0.1 to 0.5 micrometer in diameter. The hereditary material can be either DNA or RNA. Prokaryotes generally reproduce by binary fission. Binary fission is a form of asexual reproduction. They are also known to use conjugation, which is often seen as the prokaryotic equivalent to sexual reproduction. However, it is not sexual reproduction. जो प्रोकैरियोट्स हैं वो जनरली तो बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि वो कॉन्जुगेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इक्विवेलेंट ही है। लेकिन ये इक्विवेलेंट है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका साइज़ भी बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर।
This broad category involves plant, fungi, protozoans, and animals. The plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. It is also responsible for cell-to-cell communication. They reproduce sexually as well as asexually. There are some contrasting features between plant and animal cells. For example, plant cells contain chloroplast, central vacuoles, and other plastids, whereas animal cells do not have these characteristics. तो भाई कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करते हैं. जैसे कि प्लांट सेल है, सबसे पहला फीचर जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है सेल वॉल, कि भाई प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती. इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल्स या फिर प्लास्टिड्स, वो सब प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सेल स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल, सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट कर रही है? सेल मेम्ब्रेन को प्रेजेंट कर रही है. जैसे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो अपने दिमाग में. तो दिस इज अ सेल. सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी. सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा? पूरा रीजन, साइटोप्लाज्म का रीजन मिलेगा. और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इन द सेंटर देयर विल बी अ न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. In the cytoplasm we will have cell organelles. So these are the components of a cell. What are the components? Basically on the outermost there is a cell wall. Inside to it is a cell membrane. Inside to it we will found cytoplasm in which there are cell organelles. Inner to it there will be a nucleus. So this is a basic structure to learn in your mind. What is a सेल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल. सो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट्स स्टार्ट विद सेल वॉल. सो या सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन supports and protects the cell. What is the function of cell membrane? It will support and protect the cell. Now this cell membrane controls the movement of substances in and out of the cell. It will separate the cell from the external environment. The cell membrane is present in all the cells. Plant cell हो, animal cell हो, fungal cell हो, algal cell हो, कोई भी cell हो, cell membrane सभी के अंदर मिलेगी. Cell membrane जो है वो cell को external environment से separate करती है. Next we have is cell wall. Cell wall is present exclusively in plant cells. We know animal cells do not have cell wall. Cell wall protects the plasma membrane and other cellular components. The cell wall is also the outermost layer of the plant cell. Cell wall is rigid and stiff structure surrounding the cell membrane. सो सेल वॉल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है नेम्ड सेल वॉल. उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is thick, clear, jelly-like substance present inside the cell membrane. Most of the chemical reactions within a cell takes place in this cytoplasm. जितने भी chemical reactions होती हैं, all these chemical reactions will take place in the cytoplasm, and also cell organelles are also present in the cytoplasm. Next is nucleus. Nucleus contains the hereditary material of the cell, and that is the DNA or RNA. एज सुटेबल, लाइक DNA अगर हेरिडिटी मटेरियल है तो वो मिलेगा, और अगर RNA है तो वो मिलेगा इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. सो दिस वाज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेल ऑर्गेनेलीज, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे. सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.